नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। भारत और पाकिस्तान के बीच इस जो तनाव का माहौल बना हुआ है, इस पर सारा अपडेट भारत से भी और सीमा पार पाकिस्तान से भी, जहां खलबली मची हुई है और उनको लगता है बस भारत कभी भी उन पर हमला कर देगा, कभी भी भारत जंग शुरू कर सकता है। लेकिन इसकी असलियत हम आपको बताएंगे और जो भी ताजा एक्शन ग्राउंड पर हो रहा है उसकी जानकारी आपको देंगे। पहले इस वक्त की खबर, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है और दोपहर 3 बजे आज कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उनकी जानकारी दी जाएगी। 3 बजे केंद्रीय कैबिनेट में हुए डिसीजंस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी जाएगी। कैबिनेट के अलावा अभी से थोड़ी देर पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इसके अलावा आज पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी होनी है। तो आज बड़ा दिन है, भारत के लिहाज से अहम फैसले होने जा रहे हैं और ये बड़ी बैठकें, सीसीएस की बैठक जब से ये पहलगाम का हमला हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस लौटे थे, दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। इससे पहले आपको कल याद होगा देर शाम को एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। और वहां से बड़ी खबर निकली जिसके बाद खास तौर पर पाकिस्तान में पैनिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करनी है, इसका सारा फैसला, निशाना क्या हो, कब हमला हो, किस प्रकार से एक्शन लिया जाए, ये सारे फैसले खुद सेनाएं करेंगी। और उसके बाद पाकिस्तान में जैसे पैनिक बटन ऑन हो गया, एक के बाद एक उनके बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और तमाम उनके सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस टीवी पर आकर बयान देने लगे कि अब 24 घंटे में, 36 घंटे में बस कभी भी भारत हम पर हमला करने वाला है। और दुश्मन में जब इतनी अफरा तफरी मची हो तो समझिए कुछ तो होने जा रहा है। और इसी पर हम लोग आज वॉर रूम में बात करेंगे। हमारे मेहमान मेजर जनरल बीके दत्ता साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ एयर कमोडोर एयर बहल साहब हैं। बहल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ है। सर आपका बहुत स्वागत है। और पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई होगी, ये हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के रिटायर्ड अफसर अपने ग्राउंड एक्सपर्टीज के दम पर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है इसमें भी कुछ अहम फैसले हुए होंगे और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है उसमें भी कोई अगर आज निर्देश दिए गए तो उसकी जानकारी भी दोपहर 3 बजे अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको ये बताता हूं। कल से खबर यह है कि पाकिस्तान जो पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गोलीबारी कर रहा था, उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का वायलेशन किया था, अब वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग करने लगा है। कल देर रात बहुत सारे ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पर आने लगे, भारत से नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के नागरिक खुद बता रहे हैं कि सियालकोट जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी ओर यानी पाकिस्तान की सीमा के उस पार, वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर खूब गोलीबारी रात भर हुई है, जिसका जवाब भारत की ओर से बीएसएफ ने दिया है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जिनमें पाकिस्तान के नागरिक अपनी सरकार से अपील कर रहे थे कि वो कुछ करें, कोई कदम उठाएं। कहीं उनको यह अंदेशा था कि भारत की सेना कल रात ही पाकिस्तान पर चढ़ाई ना कर दे। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान में फैला पैनिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो पैनिक आपको वहां की सेना और सरकार में भी दिखाई देता है। सेना जहां अपने फौजों का मोबिलाइजेशन करने में लगी हुई है, पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने शहरियों में आश्वासन भरने के लिए, उनको भरोसा देने के लिए वहां पर गश्त कर रही है, तो उनके नागरिकों के अंदर एक खतरा मंडरा रहा है, एक पैनिक है कि कहीं भारत सीधा उनके इलाके में हमला ना कर दे। और भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान कैसे सहमा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक का डर है। इंडियन एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने रडार सिस्टम्स को सियालकोट सेक्टर में फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात किया है। भारतीय फौज के मूवमेंट का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने फिरोजपुर से सटे इलाके में भी रडार सिस्टम की तैनाती की है। पाकिस्तान ने फिरोजपुर के सामने पड़ने वाले अपनी फॉरवर्ड लोकेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटने के लिए कुछ रडार सिस्टम्स लगाए हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने आईबी से यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 58 किलोमीटर की दूरी पर TPS-77 रडार्स को तैनात किया है। और कल से वहां पर एक मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन भी चल रहा है, जो कि एक समझ सकते हैं कि ऐसे जंग के हालात में कोई भी देश करता है कि हमने भारत का एक राफेल विमान का जो है उसको गिरा डाला। लेकिन आज सुबह से ही भारत की एजेंसी ने उसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
पुरानी तस्वीरों को निकाल करके बस अपने शहरियों को बेवकूफ बनाने के लिए, पाकिस्तानियों को ही बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी गलत खबरों का प्रचार इस वक्त पाकिस्तान में किया जा रहा है। लेकिन खबर यह जरूर है, जो मैंने आपको बताया, कि फॉरवर्ड लोकेशंस पर उनके रडार सिस्टम्स तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर कल पाकिस्तान ने फायरिंग भी की है। तो इसका मतलब एक बार हम पीके श्रीवास्तव साहब समझ लें सर, ये इनको इंडियन एयरफोर्स से बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही। और आपने जो कहा कि आतंकवाद के आकाओं को डर ही नहीं, इतना डर लगना चाहिए कि अपना देश छोड़ के भागने लगे। आपने उसकी शुरुआत देखी है, मुनीर के बच्चे बाहर भेज दिए गए। मुझे लगता है जो भी उनके पास कैश वगैरह था बाहर चला गया, और अब वो बिल्कुल साइलेंस मोड में चले गए हैं। उन्होंने लड़ाई शुरू कराई, हिंदू मुस्लिम की बात की, सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, पहलगाम कराया, और अब भाग रहे हैं। भागो, कितना भागोगे? जब मारेंगे तो समय मारेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें नहीं पता है आप कहाँ हैं, तो आप गलत हैं। अगर आप समझते हैं कि हम आपको छिप जाएंगे तो नहीं मार सकेंगे, तो गलत है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास 2019 के बाद से जो हमने अपने आप को फर्दर इंटीग्रेट किया, वो जनता को जरूर जानना चाहिए। हमारे स्पेस असेट्स एक्टिव हैं, चाहे वो कॉर्टोसैट की कंस्टलेशन हो, या वो रीसैट की हो जो रेडार के सिग्नेचर्स देगा, या इलेक्ट्रॉनिक EMI सैट हो, या कोई कम्युनिकेशन का हो। हम आपको देख रहे हैं GSAT A7 के जरिए। तो आप नहीं बच सकते। आपकी कम्युनिकेशन लिंक्स जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहां आप छुप रहे हैं, जहां कंसंट्रेशन हो रहे हैं टैंक्स का या ट्रूप फॉर्मेशन का, हिंदुस्तान को पता है। और अब हमारी सेनाओं के पास ऑपरेशनल फ्रीडम है। लेकिन कब करेंगे, आप सोचते रहिए और थकते रहिए। मुझे इतना पता है कि अगर ये एक्टिवेट रहेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सब कुछ खत्म होगा। ईंधन, जो आवर्स हैं जहाज के, जो टैंक्स के आवर्स हैं, वो सारे अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम 24 से 36 घंटे में हिंदुस्तान अटैक करने वाला है। हम आपसे पूछ के अटैक तो करने वाले नहीं है। वो मैं दिखाता हूं आपको, उनके एक मंत्री ने ये कल एक बयान दिया है। लेकिन सियालकोट जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पर परगवाल सेक्टर में गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लाइट और मीडियम मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस उकसाने वाली गोलीबारी का उसी की भाषा में जवाब दे रही है। और एक वीडियो ये आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं, जिसकी बहुत चर्चा हमारी तरफ चल रही है, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा हो रही होगी कि कैसे उनकी एक फॉरवर्ड पोस्ट पूरी तरीके से वीरान हो गई। पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के दमखम को बड़े अच्छे से जानती है, इसीलिए ही आप ये सब कुछ देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आसिम मुनीर की फौज में इस वक्त डर है। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने का डर सता रहा है, और इसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट बढ़ गई है। सियालकोट में पाकिस्तानी टैंक्स की मूवमेंट देखने को मिली है। LOC से सटे सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। जनरल सोई, देखिए, ऐसा कि पहलगाम कर दिया इन्होंने, उसका भी अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये जो निहत्थों का खून बहाना, एक आम आदमी का खून बहाना, पाकिस्तान की उसकी कीमत चुकानी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं, आज जो भारत की जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिटिकल मीटिंग और कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स हैं, फैसला लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे हड़कंप मच जाता है कि क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की सेना एक बार शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेगी। पाकिस्तान की देखिए किस प्रकार से उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि शुरू में ही वो न्यूक्लियर वेपन की बात चालू कर देते हैं, कहीं पर वो कहते हैं 24 से 36 घंटे में हमला कर देगा, जैसे हम उनको बता के हमला करेंगे। एक फौजी होने के नाते जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि आप समय आप चुने, जगह आप चुने, टारगेट आप चुने, ये बहुत बड़ी एक फ्रीडम दी जाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि ज़मीन पे काम अगर किसने करना है वो भारत की सेना ने करना है। और ये भी एक कारण है कि आज पाकिस्तान की सेना में जिस प्रकार से हड़कंप मचा हुआ है, उन्हें पता है कि किस प्रकार से उड़ी के बाद सर्जिकल हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, और इस बार क्या होगा ये अभी उनकी समझ से बाहर है। क्योंकि जब भी वो जहाँ तक सोचते हैं उससे 10 कदम आगे हम सोचते हैं। ये कारण है कि आज वो हर तरह से तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब भारत की सेना और एयरफोर्स, नेवी, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक, हर तरह का ऑफेंसिव आज भारत ने उनके ऊपर लॉन्च किया हुआ है। सर, एक खबर और मैं आपको देता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन होगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। इसके अंदर 7 सदस्य होंगे और पूर्व रॉ चीफ, हमारी जो इंटेलिजेंस विंग है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग रॉ, उसके पूर्व चीफ आलोक जोशी ये बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और पूर्व रॉ चीफ इसके अध्यक्ष होंगे। 7 मेंबर इस बोर्ड के अंदर रखे जाएंगे। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड जो इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, अगर एक बार हमको हिमाचल साहब बता दें। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि आपको लड़ाई के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे हम टारगेट फोल्डर कहते हैं, कौन सा टारगेट है, कितना महत्वपूर्ण है, कहां होगा, उसकी हमें एक्यूरेट प्रिसाइज इंटेलिजेंस चाहिए इन द डायनेमिक्स ऑफ द वॉर, इन द नॉन डायनेमिक्स ऑफ द वॉर। दोनों वक्त चाहिए, जब काइनेटिक्स शुरू होते हैं तब भी चाहिए, उसके बाद भी चाहिए। फिर दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि हमें अगर इस्तेमाल करना पड़े स्ट्रेटेजिक वेपन्स का, तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, और उस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम किस जगह अटैक करेंगे। एक जरूर बात है, वो बात मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, कि हम इस वक्त आतंक की कमर नहीं तोड़ना चाहते, आतंक को समाप्त करना चाहते हैं। और आतंक का स्रोत वहां की पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी की हर क्षमता को खत्म करना और पाकिस्तानी जनता को उससे अलग रखना, जिससे कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हो। जितना नहीं हो उतना अच्छा है। हम नहीं चाहते वहां की जनता खुद परेशान है वहां की आर्मी से। आपने देखा था 2 साल पहले वो चित्र आए थे, कोर कमांडर का घर उन्होंने ध्वस्त किया था। और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, हम सब जानते हैं। तो हमें यह करना है, पाकिस्तान को खंडित करना, वहां आर्मी का वर्चस्व हटाना, यह हमारे इस बार का गोल होगा। और एनएससी हमें वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड करेगी, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। सर, लेकिन आपने जो भी बात कही, भारत पाकिस्तानी शहरियों को, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी भी है कि अपने देश की सरकार और सेना की हरकतों को देखते हुए उनसे सवाल पूछिए, उनके खिलाफ खड़े हुई है। खड़े हो रही दुनिया में पाकिस्तान के लोग ही कहते हैं ना, हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो किसी भी देश के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को अलग लाइन में खड़ा करा दिया जाता है, स्ट्रिप सर्च कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि हर पाकिस्तानी को पूरी दुनिया दहशतगर्दों की निगाह से देखती है, उनको सस्पिशन की निगाह से देखती है। यह आपके देश के चलाने वाले और आपकी सेना के किए कर्मों का नतीजा है। उनसे सवाल पूछिए कि दिया क्या है उन्होंने आपके देश को, क्या दिया है आपको? बेइज्जती और जिल्लत के अलावा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के अलावा एक माचिस की डिब्बी भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है क्या? ये सवाल आपको पूछने चाहिए, और तभी भारत जैसा देश भी आपके लिए कुछ कर सकता है। 5 सेकेंड्स एक मैं सुनाना चाहता हूं, एक मुझे याद आई है कविता, सुनाना चाहता हूं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। अब वो वाला मौका आ गया है। आपने बहुत सहन किया, बहुत हुआ। अब तो आतंकवाद को खत्म करना ही हमारी जिम्मेदारी है, एज ए सिटीजन, एज एन आर्मी, एज ए डिस्पेंसेशन व्हाट वी हैव। जी जन साहब, जो बात हम पहले कर रहे थे, फिर मैं बता दूं, पाकिस्तान की फौज अब एलओसी के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग कर रही है। लेकिन भारतीय सेना के जवाब के बाद पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भागने लगे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने खुद अपनी पोस्ट से पाकिस्तान का झंडा तक हटा दिया। तस्वीरों में आप देखिएगा, ये पाकिस्तान की एक चौकी है, इस पर पाकिस्तान का झंडा लहराया करता था, वो झंडा भी गायब है, पाकिस्तान का फौजी भी यहां से गायब है। सर, ये कब होता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के जो पसीने छूट रहे हैं वो लड़ाई से पहले ही पस्त होते चले जा रहे हैं। अभी जब से पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद से अभी तक लेके 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, चाहे बीएलए के अटैक में या टीटीपी के अटैक में। इनके जो मिसाइल सिस्टम लगा रहे थे लाहौर एयरपोर्ट में, वो वहीं पे फट लिए, उसके चलते वहाँ आग लग गई, उनके जहाज़ों में आग लग गई। इन्होंने जो स्कार्दू एयरफील्ड को एक्टिवेट किया था, वहाँ पे इनका F-16 जहाज़ क्रैश हो गया। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये खुद ही वो जिसको बोलते हैं ना कि अ डॉग चेसिंग द टेल, ये अपनी दुम के पीछे भाग भाग के अभी मर जाएंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्यों फायरिंग कर रहा है सर पाकिस्तान? अभी इंटरनेशनल बॉर्डर में इसलिए फायरिंग कर रहा है कि उसको ये डर लग रहा है कि भारत की फौज शायद हमला ही अभी करने वाली है। और जब आदमी को रात को डर लगता है तो यहाँ तो कनस्तर दबाने लगता है, जब बोलेगा जागते रहो, तो ये वो जागते रहो का काम कर रहे हैं।
उनको रात को नींद नहीं आ रही और डर के मारे फिर वो गोली चला देते हैं कि शायद पाकिस्तानी अगर हमारी फौज हमला करने वाली है तो शायद पीछे हट जाए। लेकिन जब हमारी फौज हमला करेगी और खास करके सियालकोट सेक्टर में वो हमारा स्ट्राइक कोर आएगा, भैया तुम्हारे स्मॉल आर्म्स क्या करेंगे, तुम्हें तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं इनको बता दूं, स्ट्राइक कोर का मतलब ये समझते होंगे। ये सियालकोट से ओवरलुकिंग जो हमारा एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा पंजाब का इलाका सियालकोट से ही J&K, उसके ऊपर जाके फिर बीरपुर कोटली की साइड जो घूम के आता है POK का साइड, हम काट देंगे पूरा उसको। मतलब सरल भाषा में भारत की सेना का सबसे मजबूत पक्ष वहीं पर है, ये कह सकते हैं। हमारे पक्ष तो पूरा वो सिंध से लेके इनका POK तक है, और जब भारत की फौज अब लॉन्च करेगी, अगर किया हमने, तो इनका कोई भी इलाका नहीं बचने वाला। कोई भी अच्छा, इलाका एक खबर और एयर कमांडर साहब, पाकिस्तान के अंदर कल से उनकी टीवी चैनलों पर यह खबर चल रही है और उनका मीडिया चीख चीख कर यह कह रहा है कि कश्मीर के अंदर भारतीय एयरफोर्स राफेल विमानों से गश्त कर रही है। उनका अच्छा, कुछ को तो यह डर है कि कहीं राफेल से ही कल रात ही कुछ होने वाला था, लेकिन 4 राफेल विमानों ने कल हम कश्मीर के हवाओं में उड़ान भरी है। इसकी बहुत चर्चा पाकिस्तान में। देखिए, राफेल एक 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है और जिसकी रेंज भी 3700 किलोमीटर, एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए ये बहुत ही अच्छा जहाज है। जब भी हाई एयर डिफेंस अलर्ट होता है तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जहाज को फ्लाई किया जाता है। पाकिस्तान में जस्ट इन 4 जहाज के फ्लाई करने से इतनी दहशत मच गई है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने 21 बेस जो है इनके मेजर बेसेस हैं वो 14 हैं, बाकी सैटेलाइट बेस हैं, उस पे इन्होंने डिप्लॉयमेंट्स कर दिए। इन्होंने पूरा नॉर्दर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड और सदर्न एयर कमांड को एक्टिवेट कर दिया। देखिए, राफेल के मुकाबले का कोई भी जहाज आज पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं है। प्लस जो उनके F-16 जहाज है उसमें से 22 को अगर हम छोड़ दें जो CD वर्जन है, बाकी जहाजों में सर्विसिबिलिटी प्रॉब्लम्स इतनी है, रेडार्स की प्रॉब्लम है JF-17 के अंदर। JF-17 को तो म्यांमार ने भी निकाल के फेंक दिया था क्योंकि उधर वो भी जहाज वहां भी नहीं चले। तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास है क्या, 22 F-16 या फिर J-10, और F-16 को क्या वो ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब अमेरिका ने वो लिमिटेशंस करके रखी हुई है। तो मेरे हिसाब से इस समय उनकी एयरफोर्स बहुत डरी हुई है और हमारे 4 जहाज ने ऐसा दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया है नदर्न एरियाज में पाकिस्तान के अंदर, जो शायद कोई और चीज ना कर पाती। इसी वजह से इनके चैनल ये बार बार दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना बिल्कुल रेडी है, वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के बेस्ट जहाज पेट्रोल कर रहे हैं, वो ये दिखा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है अगर भारतीय वायुसेना उधर जाएगी। पाकिस्तान की घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान ने कल रात एक दूसरी हिमाकत की। पिछले कुछ रातों से वो LOC पर गोलीबारी कर रहा था। कल उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी, पंजाब के साथ लगने वाली हमारी सीमा पर भी फायरिंग की है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा खतरा है भारत की एयर स्ट्राइक का। जैसे हमने पुलवामा हमले के बाद उसके बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान को लगता है कि भारत इस बार भी कुछ ऐसा ही करेगा। अब उससे जुड़ी पाकिस्तान का नया कदम है वो ये कि उसने अपनी तरफ से नो टू एयरमैन यानी नोटेम इशू किया है। 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर मतलब अब कोई जहाज नहीं उड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने एयरफोर्स एक एक्सरसाइज के लिए 30 अप्रैल को लाहौर और इस्लामाबाद के बीच का अपना एयर स्पेस बंद किया था, लेकिन अब भारत के संभावित हमले से घबराकर पाकिस्तान ने 2 मई तक के लिए ये नोटेम आगे बढ़ा दिया है। मतलब अब कोई भी जहाज पाकिस्तान के इन 2 शहरों के ऊपर उड़ान नहीं भरेगा, मतलब उनका भी नहीं। सिविलियन एयरक्राफ्ट कोई पाकिस्तान के आसमान के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। अब ये क्यों है और क्या आम तौर पर भी यानी कि पीस टाइम में भी ऐसा किया जाता है, इस नो टाइम का मतलब क्या है, कमोडोर साहब को समझा देंगे। देखिए, नो टाइम इशू होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हम एयर स्पेस की यूटिलाइजेशन पे करना चाहते हैं तो उस वजह से वो नोटिस एयरमैन को दिया जाता है जिसे नो टाइम कहते हैं। तो इस बार लाहौर और इस्लामाबाद का मतलब है कि जो मिलिट्री के पॉलिटिकल और मिलिट्री टारगेट्स है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, यहाँ तक कि उनकी एयर डिफेंस कमांड उसके आसपास ही है, तो वो जो मेजर टारगेट सिस्टम्स हैं उन टारगेट सिस्टम्स को बचाने के लिए कोई भी फ्लाइट उड़ नहीं रही होगी, तो उनको क्लियर डिस्टिंक्शन मिलेगा बिटवीन एनिमी एंड ओन एयरफोर्स या एरियल एलिमेंट्स। इसकी वजह से ये एयर स्पेस बंद कर दिया। पर इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताऊंगा, पिछली बार जब इन्होंने पूरी एयर स्पेस बंद की थी तो $100 बिलियन का ओवरफ्लाइट नुकसान इन्हीं को हुआ था। और जब हमारे कितने जहाज गए थे उसके ऊपर से 400 के करीब फ्लाइट्स डेली थी उस टाइम,
आज 800 के करीब डेली फ्लाइट्स हैं। इनका टोटल नुकसान तो पता नहीं कितना हो सकता है, $200 मिलियन तो कहते हैं कि ये कुछ दिनों का ही होगा या कुछ हफ्तों का होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान इनको होगा। इनको इकोनॉमिकली भी हिट कर रहा है। ये तैयारी इस तरह की कर रहे हैं कि कल अगर भारतीय वायुसेना से कोई भी अटैक होता है तो ये एयर स्पेस बंद है, उनके जहाजों को फ्रीडम होगी पूरी एक्शन लेने के लिए। इसका मतलब ये भी तो है सर कि इनको डर है कि भारतीय वायुसेना कभी भी कुछ हमला करेगी। डर अच्छा होता है, तो डर इनको बहुत बैठा हुआ है कि नो टाइम नोटिस टू एयरमैन देने का मतलब कि लाहौर और इस्लामाबाद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनके मन में यह है कि यहाँ पर स्ट्राइक होगी और ज़रूर होगी, वरना ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ्रेंड फो को सेपरेट करने में उनको आसानी होगी, ये हम भी समझते हैं, वो भी समझते हैं। लेकिन ये डर है ही तो हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर घुसे। तुम आतंकवाद का डर फैलाना चाहते हो, हम तुम्हारे एक एक फौजी के अंदर वो डर घुसा देना चाहते हैं कि उसको छिपने की जगह नहीं मिले, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन आर्मी चीफ, सॉरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ, विच इज हैपनिंग। मुनीर हैज शिफ्टेड हिज चिल्ड्रन टू लंदन। लेकिन जो आपने अच्छा सवाल पूछा, ये डर से हमें एक और चीज मिलती है, क्या हमारी जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे? आप गलत फहमी में हैं। आप बंद कर दीजिए अपना एयर स्पेस, फिर भी हम घुस जाएंगे, क्योंकि ताले की क्या चाबी है हमें पता है। हमारे पास इंटेलिजेंस, कवर ऑपरेशंस, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस का जो मेथड है, प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, अवेलेबल है इन कंप्लीटनेस। ये आप समझ जाइए कि आपके इस स्पेस बंद करने से भारतीय वायुसेना नहीं आ सकेगी, गलतफहमी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर समंदर तक भारत की सेनाएं पूरी तरीके से सजग हैं। इस बीच इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को एक और चेतावनी दी है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि न तो कोई दुश्मन उसकी रेंज से दूर है और ना ही कोई मिशन। इंडियन नेवी ने यह भी कहा है कि कोई भी समंदर इतना विशाल नहीं है कि हम वहां तक पहुंच ना पाए। इंडियन नेवी का यह मैसेज सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए। इस मैसेज के साथ इंडियन नेवी ने अपने जंगी बेड़े का एक नया वीडियो भी जारी किया, वो आप देख रहे हैं। उधर अरब सागर में नौसेना का INS विक्रांत गरज रहा है। लाहौर पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरह एक्शन में है। राफेल और सुखोई जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बेताब हैं और बॉर्डर पर इंडियन आर्मी। लेकिन ये ताजा वीडियो इंडियन नेवी ने शेयर किया है। जनरल दत्ता। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भारत की जो नेवी है दुनिया की तकरीबन उन गिनी चुनी नेवीज के अंदर है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, सबमरीन्स भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, मिसाइल कॉर्वेट्स भी हैं, और वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और तगड़ी नेवी है। इस नेवी का दबदबा इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक तक फैला हुआ है। और इसी के डर से चीन जो है ये ग्वादर पोर्ट बनाना चाहता था कि उसको मालूम है अगर चीन भारत से पंगा लेगा तो भारत उसकी पूरी जो सी लेन्स और कम्युनिकेशन को बंद कर देगी, उसकी इकॉनमी की तबाही हो जाएगी। उसका जितना पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह आता है, चाहे वो मिडल ईस्ट से आता हो, वो सारा का सारा बंद हो जाएगा। वो इतनी शक्ति है हमारी नेवी में। और अगर हम चाहें तो किसी भी वक्त पाकिस्तान का हम ब्लॉकेट कर सकते हैं, इनके सारे जहाज़ों की आवाजाही बंद कर सकते हैं, इनका राशन पानी, इसका पेट्रोलियम सब कुछ बंद कर सकते हैं। हमारी जो रीच है, हमारी नेवी की रीच हजारों किलोमीटर तक है। बता भी देते हैं जरा, आज जो पाकिस्तान में नई जनरेशन है उसको नहीं मालूम हुआ क्योंकि पढ़ने का कल्चर वहां है नहीं और किताबों में सच लिखा नहीं जाता। 1971 की जंग के बारे में पूछ लीजिएगा आप अपने बड़े बुजुर्गों से। इंडियन नेवी ने जब कराची पोर्ट का ब्लॉकेट किया था, एक हफ्ते तक कराची पोर्ट के ऊपर धुआं उठता दिखाई दिया था। और नेवी जब कोई एक्शन करती है उसका असर बहुत दूर तक होता है और दर्द भी बहुत दूर तक होता है। जनरल सोई। ये बिल्कुल देखिए, इस समय में जैसे बता रहे कि तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों पूरी तरह से तैयार हैं। नेवी का अलग रोल हो जाता है, उन्होंने सी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। आप जैसे बता रहे एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं, जब एयरक्राफ्ट कैरियर एक जाता है तो उसके साथ कई सारे शिप, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन्स, ये सब जाते, साथ साथ उसके ऊपर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, हर तरह का। जब उनकी जो किलोमीटर्स की रेंज है, हज़ारों किलोमीटर तक की रेंज हो जाती है। और आज जो कराची में जो हमने 71 में किया था, आज वो रिपीट हो सकता है, इसके अलावा और भी रिपीट हो सकते हैं। दूसरी बात, एयरफोर्स जिस प्रकार से तैयार है, राफेल की पेट्रोलिंग, पाकिस्तान के अंदर यही खौफ फैला हुआ है क्योंकि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कब, कहां से, कैसे करेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है।
यही कारण है कि आज जिसको कहते हैं पैनिक हो रखे हैं, पैनिक में अपना सेल्फ गोल कर रहे हैं, खुद ही अपने ऊपर गोल किए जा रहे हैं। अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं, कोई सीधा न्यूक्लियर पावर की बात करता है, कोई बोलता है कि आईबी को एक्टिवेट कर दिया, कोई बोलता है शिमला समझौता हम कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। ये सब बातें तभी निकल के आती हैं जब दिल के अंदर खौफ हो, एक सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, तब इस तरह की बातें निकल अब सर देखिए जरा, मैं आपको बयान सुना रहा हूं मरियम नवाज का। ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां की ये चीफ मिनिस्टर भी है। और ये कह रही हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, मेरे पिता ने ये न्यूक्लियर बम पाकिस्तान को दिया था, दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। सुनिए मरियम नवाज की गीदड़ भपकी। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अरे वो कह रही दुश्मन 10 बार सोचेगा, मुझे लग रहा था कि वो बोलते बोलते 10 बार सोच रही थी, उनको भरोसा उनकी बातों में ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मेरे को ताज्जुब होता है कि पाकिस्तानी का कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी इनका लीडर हो, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास पहिया पहिया के हैं, हमारे पास शेर शेर के हैं। कभी भारत के किसी लीडर ने बोला कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, या कभी हमने बोला अभी हम न्यूक्लियर बम मार देंगे? अभी आपको इनको ये नहीं मालूम, ये भारत की बात कर रहे हैं, इनके पीछे तो इजराइल भी पड़ा हुआ है। इजराइल मौका ढूंढ रहा है कि कब ये मैं 2 बिलियों की लड़ाई के अंदर मैं इनका काम तमाम कर दूं। वो ये चुन चुन के इनके न्यूक्लियर सेट्स को तबाह करने का इंतजार कर रहा है। हमें भी करने की जरूरत नहीं है। आप जितना बोल रहे हैं हमारा न्यूक्लियर है, आप अपना जितना अपनी जो सीक्रेट्स हमको बता रहे हैं, आपके जो डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं हमको पता चलता चला जा रहा है, आपके कितनी चीजें कहाँ पे हैं, आप खुद ही अपने मौत का कुआं खोद रहे। आपने अपनी सिक्योरिटी को खुद ही लीक कर बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था कि बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट्स आते हैं कि जैसे भारत की मैच्योरिटी है, जनरल दत्ता भी बता रहे थे, ऐसे पूरी दुनिया को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे इजराइल है, अमेरिका है, कि जिस प्रकार से इररेस्पॉन्सिबल है कि सीधी बात ही न्यूक्लियर पे आ जाती है कि पहले भैया लड़ो, न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है लास्ट रिजॉर्ट के तरह, ये एक डेटरेंस है। यहाँ पर आज जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका शायद चाहेंगे कि ये एक इस्लामिक बॉम्ब का डर देके कहीं ना कहीं गलत हाथों में जो पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार भी अनस्टेबल है और जो आसिम मुनीर की सोच है वो एक आतंकवादी सोच है। ऐसे में इसका मिसयूज होना निश्चित हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि पहले भी इन्होंने कोशिश की इसके सीक्रेट को बेचने की, नॉर्थ कोरिया को, लीबिया को, ईरान को बेचने की कोशिश की थी, वो तो रुक गया था। ये सब देखते हुए कल फिर अगर इस तरह का करता है तो ये रिस्क। अरे मुझे हैरानी हुई मरियम नवाज ने ये बात की। मरियम जी को तो खुद अपनी सेना से सवाल पूछना चाहिए, नहीं तो अपने पापा से पूछ लीजिए। जब वो प्रधानमंत्री थे, मुशर्रफ ने कारगिल का हमला कर दिया था और फिर उन्हीं को भेजा था, जाओ जाके माफी मांग के आओ अमेरिका में, और क्लिंटन से कहो कि वाजपेयी जी को किसी तरह मना ले, मैं उनके पैर पड़ता हूं, जंग बंद कर दें। आज भी वही हो रहा है इनके साथ। आज भी इनके नेताओं को कुछ पता नहीं और सेना ये सारे कार्रवाइयां भारत के अंदर कर रही है, जिसका खामियाजा फिर उनको भुगतना पड़ेगा। इनकी सिविलियन लीडरशिप को खुद अपनी सेना को और उनके जनरलों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सौरभ, जो आप कह रहे हैं, ये क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों बार बार बम कह रहे हैं? क्योंकि इस बार ये देख नहीं रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप कोई आके ये नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान को समझा नहीं रहा है कि आप कुछ मत करिए। इनको अब डर और बढ़ गया है। फोर्स मल्टीप्लायर डर का जो होता है वो लग गया है कि अरे कोई रोक भी नहीं रहा है। इनको हमेशा से ये रहा है कि अगर हिंदुस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये पावर्स आएंगी, भारत को समझाएंगी कि ऐसा नहीं करते हैं, हमने इनको समझा दिया है, अब ये सुधर जाएंगे। लेकिन अब हमें पता है कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। जितनी बार आप इनको बचाएंगे उतनी बार ये फिर उसी तरह का घातक हमला करेंगे। और एक बात और बता दूं सौरभ आपके माध्यम से, कि जो जनरल आतंकवाद से सिर्फ जुड़ा हो, जिसने एस डीजी ISI हमला करवाया, एस चीफ हमला करवाया, उसके अंदर यह कुव्वत नहीं है, मैंने का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यह कुव्वत नहीं कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लानिंग कर सके
किसी वॉर ऑफेंसिव को वो प्लान करके न्यूट्रलाइज कर सके, वो अपने सामान का आंकलन कर सके, वो कहे कि ये मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। जी कुछ बोलो। सौरभ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ नॉलेज का जो लैक है वो दिखता है। मतलब ये दिखता है कि उनको शायद ज्यादा ना मिलिट्री के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में और वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के बारे में ज्यादा ज्ञान है। मैं यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर 1999 में पाकिस्तान ने जब इनग्रेस किया कारगिल द्रास सेक्टर के अंदर, उनको लगता था कि न्यूक्लियर वेपन है तो भारत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पर जिस तरीके से भारत ने रिस्पॉन्ड किया और जैसे आपने बोला कि भागते हुए गए थे अमेरिका के अंदर यह रिक्वेस्ट करने के लिए कि अब लड़ाई को बंद करो, और साथ में यह बहुत ही मेजर चीज आ जाती है कि सबसे पहले हमने देखा जो एक बात आ रही थी और बीच में रह गई, वो ये थी कि उरी के बाद जब हमने किया एक सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने 30 से 40 आतंकवादियों को मारा लॉन्च पैड्स के ऊपर, और उसके बाद हमने किया बालाकोट, वो किया पुलवामा, और पुलवामा के टाइम में आईएसआई चीफ कौन थे? आसिम मुनीर। और तब क्या किया हमने बालाकोट पे स्ट्राइक करके 200 से 300 आतंकवादियों को मारा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जनरल्स का कुछ नहीं हुआ। लाखों करोड़ों रुपए जो होते हैं वो उनमें बढ़ जाते हैं। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है पाकिस्तान आर्मी, और साथ में वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज की तरफ है। 2 लाख करोड़ का रियल एस्टेट है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अगर उनके मन में डर हम नहीं डालते कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आतंकवाद बंद नहीं होगा। यह बहुत जरूरी है कि हमें डर डालना हर जनरल, हर आईएसआई चीफ में, आप रिटायर भी हो गए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, जैसे इजराइल करता है। 20 साल के बाद भी उसने बदला लिया, 20 साल के बाद भी उसने म्यूनिक ओलंपिक्स का बदला लिया, वो बदला लेता है। हम भी बदला लेंगे इस बार। हम पाकिस्तान को डिक्लेयर करते हैं कि वो टेरर स्टेट है और उसके जनरल्स जो है वो आतंकवादी लीडर्स है, और उनको हम बाद में भी नहीं छोड़ेंगे अगर वो रिटायर भी हो जाए। एक तरफ पाकिस्तान ने जहां कल अपने यहां सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर रखी है, तो वहीं उसने अपने फाइटर जेट्स को भी अब नई लोकेशंस पर तैनात कर दिया है। भारत के हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने सबसे उम्दा F-16 फाइटर जेट्स को सरगोधा से पासनी एयरफील्ड शिफ्ट किया है। पाकिस्तान को डर था कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है कहीं वो उसके फाइटर जेट्स F-16 को खास तौर पर उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, और अब पाकिस्तान ने अपने F-16 की जगह भारत के बॉर्डर पर चीन पे आए हुए JF-17 फाइटर जेट्स को तैनात किया है। और पाकिस्तान को खतरा यह है कि भारत का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 उसके F-16 फाइटर जेट्स को ट्रैक करके कहीं गिरा न दे, इसलिए उसने इन जेट्स को सरगोधा से 1200 किलोमीटर दूर पासनी एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है। अब सर, आपने तो अपने करियर में पाकिस्तान के इन सारे एयरफील्ड्स को अच्छे से स्टडी किया होगा, क्या मतलब है इस कार्रवाई का? देखिए, पासनी ग्वादर के पास है, ये बिल्कुल सदर्न वेस्टर्न ट्रिप के ऊपर आता है। यहां पे क्यों करते हैं? जैसे एक रीजन आपने बताया कि हमारा जो S-400 सिस्टम है उसकी 400 किलोमीटर रेंज है और उसकी रेंज से बाहर हो ताकि उसको शूट डाउन ना कर दिया जाए। पाकिस्तान के पास 4 स्क्वाड्रन है F-16 के, यानी कि 75 जहाज के करीब हैं, लेकिन उसमें से जो एक्चुअली इफेक्टिव हैं वो 22 F-16CD हैं। अदरवाइज बाकियों की सर्विसिबिलिटी और कैपेबिलिटी बहुत ही पुअर है। अब ये इनको पासनी में करने का एक और मतलब भी है कि अगर भारतीय नौसेना अगर ऑपरेट करती है सदर्न एरिया के अंदर और उनके पास भी MiG-29 के जैसे फाइटर जहाज हैं, तो अगर वो वहां ऑपरेट करती है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सदर्न जो कि इनका कमर्शियल एरिया है, पोर्ट्स हैं 2 वहां पे, ग्वादर है और कराची है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए JF-17 का स्क्वाड्रन तो शायद कराची में वो रखेंगे ही रखेंगे, और साथ में ये F-16 को उन्होंने यहां पे रखा। तो 2 कारण है, पहला उनको बचा के रखना चाहते हैं क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव स्क्वाड्रन है अभी F-16CD, और दूसरा है कि अगर भारत का कोई भी हमला होता है सी से तो उनका, क्योंकि ये जहाज सिर्फ एयर डिफेंस कर सकते हैं, इन्हें ऑफेंसिव रोल के लिए शायद अमेरिका क्लियर ना करे। ए मार्शल साहब, एक खबर और आ रही है, वो ये कि चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल्स जो है वो सप्लाई किए। बताया जा रहा है ये 200 से 300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है जो मार्क 5 पर उड़ान भर सकती है, और ये इनके JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के लिए। बिल्कुल सही, ये मिसाइल है PL-15, लेकिन मैं 200 से नहीं एग्री करूंगा। इसकी रेंज करीब 150 के आसपास है, 150 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स में। सो अगर ये उस रेंज में है, ये इनका सबसे, आप कहेंगे एक तरीके से मजबूत आंसर है। बट सवाल उठता है कि इसको अभी अभी इंटीग्रेट किया है,
नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि अगर इंटीग्रेट किया है तो इसको कैसे लॉन्च करेंगे और कितने नंबर्स में है। किसी भी वॉर में नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। एक दिन में जो इस तरह की मिसाइल का खर्चा होगा, अगर इफेक्टिव वॉर शुरू होती है तो कम से कम 20 से 30 मिसाइल चाहिए, और वो खर्चा क्या पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल स्टेटस में खर्च कर सकता है? मुझे बताया जा रहा है कि 300 करोड़ की एक मिसाइल 300 करोड़ की मिसाइल है, तो उसको दागने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। इसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा। एक मिसाइल का खर्चा उठाने में पाकिस्तान आधा आधा भिखारी होता जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है। एक नाम ले लेना और रेंज ले लेना, फिर उसको इंटीग्रेट करना। आप किस पर लॉन्च करेंगे? आपके पास अगर आपका टारगेटिंग सिस्टम या आपकी इंफॉर्मेशन जो वॉर डायनेमिक्स से पता चलती है या काइनेटिक्स में पता चलती है, अगर वो वीकेंड आउट कर दी इंडियन एयरफोर्स ने, जो जरूर करेगी, क्योंकि स्पेस एसेट्स भी हैं, साइबर एसेट्स भी हैं और IW एसेट्स भी हैं, तो उसमें आना तो आपको इंफॉर्मेशन होगी, तो ब्लाइंडली आप कहां चलाएंगे? और तीसरी बात कि अगर आप जब टेक ऑफ करेंगे, कोई डिलीवरी प्लेटफॉर्म होगा, आपने बताया 10C डिलीवरी प्लेटफॉर्म, उस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के उड़ते ही अगर S-400 उसका सामना कर लेगी और गिरा देगी, तो क्या बचा आपके पास? F-16 आपने भेज दिए सदन में नेवल ब्लॉकेड को रोकने के लिए, रोक नहीं पाएंगे नेवल ब्लॉकेड। आप ये मत भूलिए, अभी हमने उसकी चर्चा नहीं की, हमारे पास 2 पब्लिक डोमेन में 2 सबमरीन्स भी हैं, अरिहान एंड अरिघात। वो कहां है किसी को पता नहीं, तो वो भी चलेंगी। और एक बात और है, जो बार बार धमकी देते हैं न्यूक्लियर की, ध्यान रखें, इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये कहते हैं फर्स्ट यूज, मतलब ट्रायड बना हुआ है। हमारे पास एयर प्लेटफॉर्म है डिलीवरी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की, ग्राउंड प्लेटफॉर्म है, साइलोज हैं, और थर्ड हमारे पास जो है वो नेवल प्लेटफॉर्म सबमरीन्स वाला भी है। तो आप तीनों को नहीं खत्म कर सकते। इसी को बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो आपके पास होती है, इसीलिए हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज, जो अभी मॉडिफाई करने की बात चल रही है। आप कुछ कह रहे थे, मैं दूसरी खबर बताता हाँ बिल्कुल, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर। अभी क्या हुआ था, एमरैम के बाद पाकिस्तान के पास कोई भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल रह नहीं गई थी, और उनके जो J-10C जहाज आए हैं, एक ही स्क्वाड्रन है, और साथ में JF-17 पे भी ये मिसाइल लगेगी, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा समय लगेगा। तो PL-15 को इसलिए लिया गया कि उनके पास कोई भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल नहीं थी। अच्छा, अब आप सुनिए जरा इनके विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री की बात। ये लोग लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते ही रहे हैं। इनका नाम है इशाक डार, और ये पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर देगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान टिट फॉर टैट का जवाब देगा, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इशाक डार ने सिंधु जल समझौते की सस्पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हमारा पानी रोका तो जंग शुरू होगी। सिंधु के पानी से पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये हमारे लिए इट विल टेंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, ये पानी को लेकर के बड़ी बातें पाकिस्तान में होती हैं कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक देगा, वो जब होगा तब होगा। लेकिन आप लोग, पाकिस्तान तो आपस में पहले ही पानी को लेकर लड़ मरने के लिए तैयार है। चंदन सोया, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। अच्छा, ऐसे लोग हैं, इनका जो पंजाब का सूबा है वही पूरा देश है इनके लिए, इनके वो पूरे पाकिस्तान का एक छोटा हिस्सा है। लेकिन फौज पंजाबी, सरकार को जितने लोग प्रधानमंत्री बनते हैं वो सब पंजाब से, सेना में एक एक अफसर पंजाब का आता है। और सिंध को जो पानी जाता था उसको भी डाइवर्ट करके पंजाब के खेतों की तरफ ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान, पंजाब के लोग, जहां से अभी मरियम नवाज बोल रही थी। और इसको लेकर के पूरा देश पंजाब सूबे के खिलाफ खड़ा हो गया है कि हम भी पाकिस्तानी हैं कि नहीं, हमारा भी देश के पानी के ऊपर कोई हक है कि नहीं। तो भारत तो ये कार्रवाई जब करेगा तब करेगा, पहले तुम्हारे अपने देश के लोग खड़े हो जाएंगे पानी के लिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं जो आप सही कह रहे हो कि पाकिस्तान के जो चाहे सेना हो, लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेसी हो,
हर जगह जैसे पंजाब का दबदबा है और बाकी लोगों को जैसे सेकंड रेट सिटीजन समझा जाता है। यही कारण है कि आज अगर बलूचिस्तान में भी आपने देखा हो कितना पंजाब के खिलाफ वहाँ पर कई बार आवाज़ें उठी, पंजाबियों को निकाल के वहाँ पे गड़बड़ हुई थी, कई जगह पे उनको मारा पीटा भी किया था। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आज देखिए अगर सिंधु नदी का पानी रुकता है तो चोट किसको पहुँच रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो लीडर हैं इनकी प्रॉपर्टियां वहाँ पर हैं, पाकिस्तान के अफसरों की प्रॉपर्टियां पंजाब में हैं, और वहाँ पर जो अगर पानी रुकता है तो सबसे ज़्यादा आवाम की इनको चिंता नहीं है, चिंता इनकी अपनी जेबें जो खाली होनी शुरू हो जाएंगी उसकी ज़्यादा चिंता है। तीसरी बात, अगर जिस प्रकार से सिंध में बवाल हो रहा है, जब पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये सब इलाकों में लोग समझ रहे हैं कि पंजाब की कीमत पर ये बाकी जगहों के साथ जो सौतेला व्यवहार आज तक पाकिस्तान की सरकार करती रही है उसका खामियाजा आज पाकिस्तान सरकार खुद भुगत रही है। सर, आपने एक खबर और पीछे चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं सरकार में कि हम तो असली वोट लेकर के आए नहीं है, शहबाज शरीफ को तो आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री बनाया, आसिम मुनीर सब कुछ करता है, तो असली नेता तो इमरान खान है और वो 1.5 साल से जेल में बंद है, तो उसको बाहर निकालो नहीं तो जनता हमारी खड़ी हो जाएगी। अब इन्होंने इमरान खान से भी एक चिट्ठी लिखवा ली। इमरान खान ने जेल से चिट्ठी जारी करके ये कहा है कि भारत ने, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तब भी यही किया था, पुलवामा का इल्जाम हम पे देकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी और वो अब भी ये कर रहा है, लेकिन हम पूरा देश जो है वो एक है। जिस आदमी को जेल में बंद कर रखा है और जिस देश का इतिहास ये हो कि एक प्रधानमंत्री को फांसी लगा दी थी, तो वो इमरान खान से चिट्ठी क्यों नहीं लिखवा सकते? सर बिल्कुल, ये हमें ये भी नहीं मालूम कि ये चिट्ठी इमरान खान ने लिखी है कि नहीं लिखी, वो तो बल्कि AI के माध्यम से उसकी स्पीच भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुनीर को गालियाँ दे रहे हैं। उनको मालूम है कि जितना ये इंडिया का रिएक्शन है, भारत का रिएक्शन है, ये मुनीर की वजह से है। और मुनीर जो लोगों को ये दिखा रहा था मैं अभी कश्मीर को हासिल कर लूँगा, मेरे को लगता है हिस्ट्री में मुनीर एक वो ऐसा आदमी बन के जाएगा पाकिस्तान से जिसने पाकिस्तान का जाया खान ने बंटवारा कराया, और मुनीर खान जो है आसिम मुनीर वो इसको 4 हिस्से में बांट के जाएगा, और उसके बाद ये जहां मर्जी छुपे, वी नेवर फॉरगेट विल नेवर फॉरगिव, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। सर एक बयान और सुन लीजिए फिर आप। इनके एक सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, ये भी बोल रहे थे इनकी पार्लियामेंट के अंदर, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को रोटी भले ना हो लेकिन बम जरूर चलाएंगे। टेट फॉर टैट का मतलब ये है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम उसको जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, हम कोई जंग करने के नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में रोटी नहीं है या हमारे घर में पानी नहीं है या हमारे घर में खाना नहीं है और हम बैठ जाएंगे जी कि चले। ऐसा नहीं होगा। भारत पहले भी लड़ चुका है हमसे और उसे पता है। अब भी अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह की हरकत करता है तो उसके नतायज उसे भुगतना पड़ेंगे। हमारा दुश्मन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, तनहा करना चाहता है, और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। आप देख लें, उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, पाकिस्तान को हर जगह तनहा करना चाहता है वो। आप इकोनॉमिकल देख लें, सोशली देख लें, हर लिहाज से कई तरह की जंग शुरू की उसने हमारे खिलाफ। वो दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करता है, मीडिया वार भी कर रहा है, नफ्सियाती जंग भी लड़ रहा है, कोग्निटिव वार भी कर रहा है। हमारे अजहान को तस्खीर करके उन्हें अपना सिपाही बना रहा है। मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं? पीकॉक ला रहे हैं, हम अपनी मीडिया का गला घोंट रहे हैं। वो चाहता है कि अपने लोगों को मुंसजिम करे, इकट्ठा करे, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट बना रहा है, वहां का सिस्टम अपने पॉपुलर लीडरशिप को संभाल रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मोदी की खारजा पॉलिसी आप दुनिया के सामने है कि किस किस मुल्क ने उसकी हिमायत की है, उसका साथ देने की कोशिश की है, और हम कहां खड़े हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है? डिप्लोमेसी किधर है? मीडिया वार किधर है? यही पार्लियामेंट है, हम यहां बैठे हैं, यहां वज़ीर दिफा को आना चाहिए था, हमें हकायक बतलाने चाहिए थे क्या सूरत हाल है, ताकि हम अपने वतन को डिफेंड कर सकें। तो ये पूछ रहे हैं सांसद पाकिस्तान के कि हमारी डिप्लोमेसी कहां है? पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, हमारे साथ कौन खड़ा है? देखिए, 2 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने खुद ही मान लिया कि हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है,
मैं उसे एक मैसेज देना चाहता हूं। यह कहा जाता है आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक। अगर खाने के पैसे नहीं है तो आर्मी क्या करेगी? इसका मतलब आपने खुद ही मान लिया कि आर्मी में कुछ नहीं रहा, खाने पीने के भी पैसे नहीं है। दूसरे ये कह रहे हैं कि वी हैव बीन डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड। अरे वाह! और आतंकवाद भारत करता है। इसे कहते हैं ना कि काम मैं करूंगा, इल्जाम आप पे लगाऊंगा। तो ये जो इनकी पॉलिसी रही है अब खुल के सामने आ रही है, अंदर भी ये बात उठ रही है। ये कौन सी पॉलिसी है? तो पॉलिसी है नहीं तो दिखेगी कैसे? एक बात सौरभ बिल्कुल साफ है, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आतंकवाद कैनॉट बी दी स्टेट इंस्ट्रूमेंट। अगर वो रहेगा तो वो देश खत्म हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। सर एक खबर है लेकिन इसकी बात हमको करनी चाहिए। बीच में खबर आई थी 2 दिन पहले कि तुर्की के कुछ जहाज लैंड हुए थे पाकिस्तान में और एर्दोगान जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा था कि मैं चाहता हूं दोनों देशों के बीच तनाव कम हो। तुर्की की खुफिया विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादियोग्लू, इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन तुर्की का वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचा है। और ये भी कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं जिसमें पता चलता है कि टर्की ने इनको इंटेलिजेंस ऑफर की है, अगर हालात खराब और होते हैं तो वो खुफिया जानकारियां जो हैं पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। तो ये हमारी चर्चा इस पर चलती रही है कि क्या टर्की इन हालात में खुलकर पाकिस्तान का साथ देगा। देखिए, टर्की का ऐसे कहा जा रहा था कि 6 से 7 जहाज लैंड किए थे और उसमें ड्रोन्स भी आए, मैन पैड्स भी आए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी आई। और मुझे कोई शक नहीं है कि पक्का उन्होंने कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट दिया होगा। ड्रोन्स की बात कर रहे थे तो यहां तक कहा गया कि TB2 भी उन्होंने शायद भेज दिए हों। लेकिन साथ में यह दिख रहा है बहुत क्लियरली कि 2 देश हैं वो चीन के साथ, जो पाकिस्तान के साथ हैं। एक है चीन जिसने कहा है कि सॉवरेनिटी पाकिस्तान की है, वो टूटनी नहीं चाहिए, उनकी सिक्योरिटी रहनी चाहिए और एक न्यूट्रल प्रोब होना चाहिए। न्यूट्रल प्रोब क्या है? पठानकोट में भी तो न्यूट्रल प्रोब हुआ था, क्या निकला उसका? ISI वाले आके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरी चीज आती है टर्की का। टर्की का मेन जो है अर्दोगन अनपॉपुलर है अपने देश के अंदर ही। आपको पता है वहां क्या चल रहा है? भारत ने सबसे ज्यादा एड सबसे पहले दी थी 2023 में जब वहां पे अर्थक्वेक आया था। लेकिन जब भी गद्दारी होती है भारत के साथ तो टर्की हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़ा रहता है। अब उनकी जो इंटेलिजेंस टीम आई है, लेकिन यहां पे मैं एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सैटेलाइट्स हैं जो मिलिट्री इस्तेमाल कर सकती है, 8 मैक्सिमम, और भारत के पास 51 है, 51 ऑपरेशनल है। बाकी कई हैं लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, 51 ऑपरेशनल है, जो चाहे वो नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है या फिर रिमोट सेंसिंग है। मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, उनकी कैपेबिलिटी नहीं बताना चाहता हूं, बट ये बताना चाहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग, एक्शन, सैटेलाइट ट्रैकिंग पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान को इस समय मदद चाहिए इंटेलिजेंस के अंदर। वो उनको 2 जगह से मिलेगी, एक चीन से मिलेगी क्योंकि उनका भी सैटेलाइट नेटवर्क बहुत अच्छा है, और एक टर्की उनको प्रोवाइड करेगा इंटेलिजेंस इनपुट। पाकिस्तान की अपनी सिविल एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी अब इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर उड़ान नहीं भर सकते। एक और इसी से जुड़ी खबर आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान में 10 और उड़ानें कैंसिल हो गई हैं। स्कार्दू और गिलगित के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस्लामाबाद गिलगित उड़ान ये कैंसिल कर दी गई है। ये अभी हमें खबर मिल रही है। अब इसका मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान जो है वहां लगातार इस बात की आशंका है कि भारत कोई कदम उठा सकता है, भारत कोई एक्शन जो है वो ले सकता है। ये जानकारी हमें अभी पाकिस्तान से मिल रही है। कई उनकी जो सिविल उड़ानें हैं वो पाकिस्तान ने रद्द कर दी हैं। सर, स्कार्दू और गिलगित ये तो आपके फॉरवर्ड एरियाज हुए इनके। बिल्कुल, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर 2 मेजर एयरफील्ड्स हैं, स्कार्डू और गिलगिट। लेकिन गिलगिट को ज्यादातर ट्रांसपोर्ट जहाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो छोटा है। स्कार्डू के 2 रनवे हैं और उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर नॉर्दर्न एरियाज के लिए। यानी कि नॉर्दर्न एरियाज की पूरी सिक्योरिटी और पूरे ऑफेंसिव मिशन जो नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं वो ज्यादातर स्कार्डू से किए जाते हैं। तो स्कार्डू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उनको लगता है अगर भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला करेगा तो स्कार्डू एक मेजर रोल प्ले करेगा डिफेंस के अंदर भी और हो सकता है रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के अंदर भी। इसी वजह से उन्होंने ये बंद कर दिया। लेकिन एक और एयरफील्ड है स्वाट, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। इस एयरफील्ड को भी अपग्रेड करके इन्होंने मिलिट्री एयरफील्ड बना दिया है और यह है 130 किलोमीटर LOC से और 230 किलोमीटर श्रीनगर से, जबकि स्कार्डू सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है LOC से। अच्छा, एक और खबर मैं आपको देता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद
पाकिस्तान के साथ जो तनातनी चल रही है, इस बीच भारतीय सेना की उत्तरी कमान की जिम्मेदारी अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा फिलहाल भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ के पद पर तैनात है और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर है, जो सीधे तौर पर एलओसी की सुरक्षा से लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा मौजूदा जो आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, उनकी जगह लेंगे जो रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को देखिए, खैर ये अब जंग के हालात में हर चीज जो है एक प्रोपेगेंडा का टूल बन जाता है और वहां पाकिस्तान में अपने लोगों को ये इस तरीके से एक खबर पेश की गई पाकिस्तान के लोगों के द्वारा कि भारत ने अपना नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बदल दिया है, जनरल दत्ता, जबकि वो एक रूटीन ट्रांसफर जो माफ कीजिएगा, जो उनकी सुपर एनिमेशन होनी थी, रिटायरमेंट होनी थी, उसकी वजह से ये नई नियुक्ति हुई है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान जैसा रैपिड मुल्क कहीं नहीं मिलेगा। कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें ये अपने मीडिया को बुला के ये बोल रहे कि भारत एक दहशतगर्द देश है और हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है। और उन्होंने एक स्टोरी बनाई, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, ड्रोन दिखाए, आईईडीज दिखाई और जो वो पकड़ के रखा जी ये भारत का एजेंट है, वो सारा कुछ दिखा के एक अपना DGISPR ब्रीफिंग कर रहा था। कल शाम का वाकया है। तो अभी उसी प्रकार ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंदर जो हमारा नर्दर्न आर्मी कमांडर है, बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है, बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, प्रोफेशनल सोल्जर है, वर्दी में भी और वर्दी के बाहर भी। अभी जब उसने सुपर एनवेट होना है, वो तो सुपर एनवेट होगा। भारत के अंदर किसी फौजी को एक्सटेंशन नहीं दे दी जाती, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि अगर मुनीर रिटायर होने वाला तो उसको 2 साल एक्सटेंशन दे दो। तो नर्दर्न आर्मी कमांडर का जो टर्नओवर है वो हमारा एक नॉर्मल रूटीन मामला है। पाकिस्तान अगर उसको प्रोपेगेंडा बना के बता रहा है तो किसके लिए बता रहा है? अपनी आवाम के लिए। किसका उल्लू बनाएगा? उसकी वजह ये है सर कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज देखिए अगर उन्होंने जो एयरपोर्ट भी बंद किए हैं वो भी नर्दर्न कमांड के सामने पड़ते हैं, POK के इलाके में पड़ते हैं, गिलगिट स्कार्डू। और जो खतरा बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत जिस प्रकार से उन्होंने पहलगाम किया है, क्या POK को आज़ाद कर लेंगे? क्या POK फिर से उनके हाथ से निकल जाएगा? क्योंकि POK में पहले से ही बवाल मचा हुआ है, एक लोगों के अंदर एक गुस्सा फैला हुआ है कि आए दिन वहाँ पे दबाया जाता है। गिलगिट के इलाके में हमने देखा कि पाकिस्तान सेना किस प्रकार से जुल्म ढाती रही है और वहाँ पर यही कारण है कि अगर जब LOC पर जो पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, मेरी पोस्टिंग 7 बार मैं रहा हूँ और मुझे पता है जब ये वायलेट करते हैं ना, उसके बाद किस प्रकार से, जैसे आप खुद दिखाते हैं कि वो छोड़ के भाग गए, झंडे हटा दिए, ये हालात हो जाती है उनकी। और आज पता नहीं कितने वहाँ पर पोस्ट बर्बाद। सौरभ, एक क्विक मैं इनपुट देना चाहूँगा। हमने तो बोला हम इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की फौज को भागी फिर रही है कटे हुए मुर्गे की तरह। वो इतनी जो बातें कर रहे हैं और हम ये कर देंगे और दोनों ये हमारे जनरल्स अदला बदली किए जा रहे हैं और शायद हमारी सरकार जो है वो हिल चुकी है, लोगों को बदल रही है, जनरल्स को चेंज कर रही है। तो वी वांट टू कन्वे कि यहाँ पर बिजनेस एज यूजुअल है। इट्स हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। यहाँ पर किसी भी दबाव में आके कोई फैसले नहीं ले आते, कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, इसका कोई असर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर यहाँ सैनिक जो है हर वक्त तैयार है। रिटायरमेंट इज अ बिजनेस एज यूजुअल, वो हो रहा है, उसको टेक ओवर करने के दूसरे जनरल्स हैं। और मुनीर जैसी जो इच्छाएं होती हैं वो यहाँ किसी के जनरल में होती भी नहीं। तो बात रही कि ये जो वीडियो है, ये आप देखिए टेरेन कैसा दिखाई दे रहा है। इस टेरेन में हम सक्रिय हैं और सक्षम है, ये बात कही जाए। कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं POK की बात कर रहा था कि जो हुमला वैली है, ये जो हुंसा वैली है या हुमला एरिया है, उसके अंदर वहां इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको पता हो तो 3 से 4 घंटे की ज्यादा नहीं रहती। 8 जनवरी 2025 को इतनी बड़ी वहां स्ट्राइक्स हुई क्योंकि उनके पास गेहूं की कमी, इलेक्ट्रिसिटी पावर की कमी और सीपैक से बहुत दुखी है वहां पे लोग। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने एक अंकुश बना के रखा हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, कहते हैं उसको आजाद कश्मीर,
लेकिन वहां पे इतना अंकुश है और उनको एक दोगली तरीके से रखा जाता है। उनकी लाइफ जो है बहुत कठिन समय से गुजर रही है। वहां पे अगर आप सोचिए कि 3 से 4 घंटे अगर इलेक्ट्रिसिटी आती हो और खाने के लिए ना हो तो कितनी मुश्किल से गुजर रहा है वो एरिया, और वो आज आजाद होना चाहता है और भारत के साथ आना चाहता है। अब बलूचिस्तान की सर मैं बात कर रहा था, वहां तो हालात बहुत ही खराब है। आप भी सोचते होंगे ऐसा क्या है कि हर दूसरे तीसरे दिन बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करती है, दर्जनों में मारे जाते हैं पाकिस्तानी फौजी वहां पर। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यह हालत है वहां की। पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड कैसे गरीब बलोच लोगों पर जुल्म करती है, उसका एक वीडियो आया है। दरअसल ईरान इजरायल युद्ध के दौरान ईरान से तेल तस्करी का जो रूट है वो बीएलए ने बंद कर दिया। ये जो स्मगलिंग का अरबों डॉलर का डीजल स्मगल करके ईरान से पाकिस्तान में लाया जाता है, और इसके बाद पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड बलूच व्यापारियों से पेट्रोल चुराते हुए पकड़े गए। ग्वादर के एक विधायक हैं, एमपीए हैं हिदायत बलोच, इन्होंने इल्जाम लगाया और पाकिस्तान की सेना के सामने कि ये लोग बंदूक की नोक पर स्थानीय लोगों का डीजल पेट्रोल ये लूट रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ गरीबों का जो फ्यूल है, ये तमाम गरीब मजदूरों से आके बलोच मजदूरों से जाकर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। खुद मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर आया है। उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। बलोच दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं। मैं पूरे बलोचों को कहता हूँ, अगर किसी का तेल पकड़ा है रोड बंद करो, सड़कें बंद करो, और मेरा भी वीडियो करो वीडियो करो, जाके अपने बच्चों को खिलाओ सबको। फिर ये करो वीडियो, ये तेल देखो, ये गरीबों की मंशियात नहीं है। रोजाना या मंशियात जा रहा है, रोजाना या चर्च जा रहा है, रोजाना चर्च जा रहा है हमारे साहिल से, रोजाना बोट्स में चर्च जा रहा है, अफ्यून जा रहा है, रोजाना जा रहा है। लेकिन ये इनको ये इसमें बड़ा ध्यान, ये गरीबों के तेल, गरीब मजदूरों के तेल ये लेकर जाते हैं। बार बार हम कह रहे हैं, हुकाम से कह रहे हैं, इनके जो कर्नल है उनको कह रहे हैं, जिम्मेदारान से कह रहे हैं, खुदा के वास्ते जुल्म मत करो, गरीबों में जुल्म मत करो, खुदा से डरो, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, इन गरीबों तरस। सर ये तो हालात है वहां पर। देखो देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत बात है। आज जो बलूचिस्तान की हालत है उसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ की फौज की करप्शन और बलूचिस्तान को एक सेकंड रेट की तरह समझना। सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ, लेकिन सबसे गरीब। यही कारण है कि आज देखिए एक के बाद एक उनका लगातार एम्बुश हो रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेनाओं पर एम्बुश किया जाता है, उनकी पोस्ट पर अटैक किया जाता है, रेलवे ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है, और पाकिस्तान की सेना वहाँ पे कंट्रोल करने से टोटल फेल हो चुकी है। और इस तरह के बयान अगर वहाँ के एमपी कह रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मायना रखता है। एक बार पहले मुझे याद है फजलुर रहमान ने भी एक बार वहाँ के जो एमपी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि बलूचिस्तान में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सेना घुसने से डरती है, वहाँ पर जाने से घबराती है। ये तो इसका कारण सिर्फ ये है कि जो वहाँ की बेईमानी, करप्शन, और इनको 5000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे गायब कर दिया जा चुका है, और लोगों को जब मर्जी उठा के ले जाते हैं, उसके बाद उनका आता पता नहीं रहता। प्रॉब्लम ये इनके दिमाग में ऐसे ऐसे कीड़े घुसे हुए हैं जो निकाले जाने बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपको सुना रहा हूं एक और बयान। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक इनके सांसद हैं हाजी हिदायतुल्लाह, इन्होंने खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें की और कहा हमने हिंदुस्तान पर 1000 साल तक राज किया है, हमने अपनी मिसाइलों के नाम इसीलिए गजनवी, गौरी, शाहीन रखे हैं। ये सब लुटेरे थे जिनको ये मानते हैं ये हमारे बाप दादा थे। इन लुटेरों के नाम पर इन्होंने अपनी मिसाइलों के नाम रखे। इनको बड़ा फख्र है कि हमने 1000 साल तक राज किया हिंदुस्तान पर। आप एक बार सुन लीजिए, फिर इनको असलियत बताएंगे। गौरी का नाम इनको याद है, और अगर याद नहीं है तो हम उनको याद दिलाते हैं। आजकल हमारे मज़ाइल एक अब्दाली मज़ाइल है, एक गौरी मज़ाइल है, और इसके साथ जो है ना एक उसके साथ गज़नवी मज़ाइल है। तो ये सब इनके नाम इसलिए रखे था कि इनको याद दिला दें कि हमने हिंदुस्तान पे 1000 साल हुकूमत की है। और फिर उसके बाद हमारे बड़ों ने जिस तरह इन्होंने कह दिया, अभी दोस्त मोहम्मद साहब ने कह दिया, तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के जंग में हमारे कबाइल ने
खसूसी तौर पर मैं दीर का इसलिए जिक्र करूँगा कि दीर के अवाम उस वक़्त बग़ैर उसके कि उनके पास कोई असलहा नहीं था, ये सब लोग निकल के वहाँ पे गए और ये लोग आज़ाद कश्मीर में घुस गए। वहाँ जो है श्रीनगर से आगे जा चुके थे और वहाँ उनको ऑर्डर मिल गया कि आप वापस आ जाओ, तो लेकिन उसके कोई तहकीक अभी तक नहीं हुई। और उसमें ऐसा हुआ कि वहाँ दीर के जो है ना 900 लोग शहीद हो गए, 900 लोग शहीद हो गए। वहाँ मकबूजा कश्मीर में अब भी दीर कोट के नाम से एक जगह है, वहाँ पे उनके 900 मज़ारात मौजूद है। ये तारीख़ी बात है, ऐसे नहीं कि मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए हमने अभी पहले से भी इसके से कोई मतलब है कि हमें डर नहीं हुआ। और बड़ा अच्छा लग रहा है सर, ऐसे लोगों की मरम्मत करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। मैं इस आदमी को जानता नहीं हूं। इस आदमी का डीएनए टेस्ट करवा दें। हाँ वही। ये हाजी हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, ये पहले तो मुझे लगता है बड़ी घटिया नस्ल के आदमी है। जिस आदमी को ये ना मालूम हो कि अरे तुम्हारे बाप दादा अरब से नहीं आए थे, सही कहा आपने, डीएनए चेक कराओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, आसिफ मुनीर का डीएनए टेस्ट कराओ, उसका दादा परदादा कोई ना कोई हिंदू रहा होगा। हाँ। नहीं सर, और दूसरी गलतफहमी दूर कर दीजिए इनकी। कह रहे थे हमने कश्मीर में हमने लड़ाके भेजे और फिर हमें ऑर्डर आया तो हम वापस आ गए। 47-48 की लड़ाई की बात कर रहे हैं कि जनरल दत्ता के पिताजी उस वक्त इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने मार के भगाया था। मार के इनको हम धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे। पीओके का कोई मसला नहीं होना था। अनफॉर्चुनेटली उस समय के हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में खुद ही चले गए कि साहब ये पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अगर वो यूएन में नहीं जाते, ये सीज फायर डिक्लेयर नहीं होता, आज पीओके का कोई मसला नहीं होना था और ये कोई उग्रवाद, ये टेररिज्म का कोई मसला ही पैदा नहीं होना था। इनको मार के भगाया था हमने। ये अंदर आ गए थे श्रीनगर एयरफील्ड तक। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजन साइन किया महाराजा ने, भारतीय फौज जिसके अंदर 1 सिख जो पटियाला की फोर्स थी वो वहाँ लैंड हुई। उसके बाद लगातार इंडियन आर्मी ने इनको खदेड़ा मार के निकाला वहाँ से और इनको वापस धकेल दिया। पुंछ स्टे परे कोटली तक ले गए इनको। जो भी अभी प्रेजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे रुक गए, वो भी हमारी गलती से, नहीं तो इनको टोटली आउट कर देते हम। ये क्या बात कर रहा है? सबसे ज्यादा बेशर्मी इस बात की मैं चाहूंगा आपको एक कमांडर साहब बताएंगे। कह रहे थे कि हमने गौरी गजनवी नाम रखे हैं। अरे गौरी गजनवी कहां से आए थे? कोई बांग्लादेश से आया था क्या? जहां तुम खड़े होकर बात कर रहे हो उसी रूट से आया था वो। तुम्हारे ही बाप दादाओं को मार करके हिंदुस्तान में आके उसने लूटपाट की थी। उस वक्त डर के मारे कन्वर्ट हो गए जो लोग, वो आज कह रहे हैं कि ये हमारे वो है फोर फादर्स हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप पाकिस्तान के लीडर्स को देखें तो उनकी मानसिकता बिल्कुल आतंकवादी है और तभी उन्होंने लुटेरों के नाम पे अपनी मिसाइल्स को रखा है। और यह मिसाइल्स क्या है जिसके दम पे पाकिस्तान जनरली 2 चीजों पे बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता है। सबसे पहला ये मिसाइल्स है, दूसरा न्यूक्लियर वेपन। लेकिन क्या मिसाइल्स है? 70 किलोमीटर से 2750 किलोमीटर तक है, चाहे वो हतफ है, गौरी गजनवी या फिर वो शाहीन 1, 2, 3 मिसाइल्स है। अगर वो नाम लुटेरों पे रख रहा है तो इसका मतलब है उसकी मानसिकता भी वैसे ही है और आतंकवाद वाले काम वो ही करता है। अगर हम भारत को देखें तो हमारे पास 29 के करीब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं और उनकी रेंजेस कहां से शुरू होती है? 150 किलोमीटर से पृथ्वी 1, 2, 3, अग्नि 1, 2, 5, मर्व मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता वो बनाना अभी तक, अभी जो हमारी ऑपरेशनल स्टेज के पास पहुंच चुकी है। ऐसे हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। तो पाकिस्तान जिन चीजों पे गर्व करता है, भारत उसमें कहीं बहुत आगे है। अग्नि 6 भी आ रही है, वो 8000 की है। उसकी जरूरत नहीं है हमको। पाकिस्तान का फासला ही कितना है? हमें हजारों किलोमीटर चाहिए नहीं। 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान तबाह। ऐसी बातें होती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो अग्नि 6 डेवलप हो रही है ना, ये महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रख देना चाहिए। तो उनको पता भी चलेगा, उनका रूल था यहाँ तक। बिल्कुल, महाराजा रणजीत सिंह ने सारा पूरा पाकिस्तान, खैबर और अफगानिस्तान के भी कुछ एरियाज तक अपना रूल रखा था। और जब तक वहां रखा था अपना रूल, मुसलमान आराम से सोते थे वहां पे। ये थी उनकी फितरत। मैं चाहता हूं कि आपके देश में भी वो फितरत हो कि कोई भी हिंदू वहां रहता हो उसको आप बचाएं जाके, क्योंकि ये महाराजा रणजीत सिंह का इलाका है। बहुत शुक्रिया ए कमोडोर एस बैल, मेजर जनरल दत्ता, वाइस मार्शल श्रीवास्तव जी और मेजर जनरल संजय सोई, बहुत धन्यवाद आपका।